एपिसोड 1085। एक हफ्ते बाद ओबरॉय एम्पायर। आसमान को फाड़ते हुए वो ओबरॉय एम्पायर इस वक्त एक अलग ही घमंड के साथ लहरा रहा था। वो बिल्डिंग बादलों के बीच थी। उसे इतनी ऊंची बनाई गई थी कि कोई उसे ज्यादा देर तक ऊपर गर्दन उठाकर देख नहीं सकता था। इस वक्त दानिश, दक्ष, दर्श, आरव, ध्रुव वहीं खड़े उस बड़े से नेम प्लेट पर लिखे डायमंड शेड में ओबरॉय एम्पायर को देख रहे थे। तभी आरव में एक्साइटमेंट के साथ कहा, हमने तो रिकॉर्ड बना लिया। बुर्ज खलीफा के बाद सबसे ऊंची बिल्डिंग हमारी ओबरॉय एम्पायर की होने वाली है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। चाचू का ये सारा दिमाग था। मीडिया तो यहाँ पर आने के लिए बेताब हो रही है, लेकिन अभी तक एक झलक भी उन्हें ओबरॉय एम्पायर का नहीं मिल पाया। दानिश ओबरॉय उस एम्पायर की मिट्टी को छूते हुए गहरी स्माइल के साथ बोला, ये सिर्फ एक एम्पायर नहीं बल्कि मेरा सपना था, जिसे मैंने 16 साल की उम्र से देखा था। एक ऐसा एम्पायर जहां मुझे दुनिया की हर एक चीज मिले, मुझे उसे पाने के लिए किसी दूसरे देश में कहीं नहीं जाना पड़े, बस फ्लो बदलना पड़े और वो हासिल हो जाए। दक्ष ने इसके जवाब में कहा, लिटरली डैड, कितने सालों से हमारा ये प्रोजेक्ट का सपना था, जो अब जाकर पूरा हुआ। किसी को नहीं पता, पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम कितनी रात जगे हैं और कितनों का खून बहाया है। इसी के साथ उन सभी के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। तभी दर्श ने कहा, हमें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा ओबरॉय एम्पायर का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अब मैं और वेट नहीं कर सकता दुनिया को हमारे सपनों की बिल्डिंग दिखाने के लिए। उसकी बात पर ध्रुव ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दानिश, दर्श बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट अभी तो हमें अपनी अपनी बीवियों को भी तो दिखाना है। उनके लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइज जैसा होगा। जब वो अंदर देखेंगी तो शॉक हो जाएंगी। दानिश ने गहरी स्माइल के साथ कहा, ऑलराइट, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड करो। सभी ने अपना सिर हिला दिया। तभी दर्श का फोन बजने लगा। दर्श ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने आज बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का प्रॉमिस किया था, सो आई एम गोइंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी आरव कर देगा। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। दर्श वहां से सीधे निकल गया। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में इस वक्त अदांशी स्कूल यूनिफॉर्म में अपना बैग लिए सोफे पर बैठी हुई थी। उसके छोटे से चेहरे पर पाउट बना हुआ था। वो गेट की तरफ से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। तभी अद्राक्ष रेडी होकर वहां पर आते हुए बोला, चलो अब हम स्कूल के लिए निकलते हैं। पर अदांशी ने पाउट बनाकर कहा, नहीं भाई, डैडी ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें ड्रॉप करेंगे, पर वो अभी तक नहीं आए। बिना डैडी के मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अद्राक्ष ने एक नज़र वॉच की तरफ देखा और दूसरे ही पल सीरियस आवाज में बोला, हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जरूर चाचू, डैड और दादू के साथ बिजी होंगे। तुम्हें ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन अदांशी ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी वहां पर नाज अपने गोद में कपकेक को लेकर आते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम दोनों अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? अद्राक्ष ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। नाज को जैसे अब आदत हो गई थी। अद्राक्ष हमेशा उसे बेरुखी ही दिखाया करता था, पर वही उसके गोद में मौजूद कपकेक एक्साइटमेंट के साथ अद्राक्ष की गोद में जाने लगा। पर नाज ने कहा, नहीं बेबी, आपके भाई अभी स्कूल यूनिफॉर्म में है, आप उन्हें गंदा कर दोगे। वो स्कूल जा रहे हैं ना, बिल्कुल उनकी तरह ही कुछ सालों बाद आप भी स्कूल जाओगे। कपकेक ने पाउट बना लिया, लेकिन तभी अद्राक्ष आगे बढ़कर कपकेक को अपने गोद में लेते हुए बोला, आप खुद तो मुझसे दूर हो गए, अब मेरे भाई को भी मुझसे दूर करना चाहती हैं। नाज ने हैरान होते हुए कहा, वॉट, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों दो भाइयों को दूर करूंगी? मैं तुम दोनों की माँ हूं। लेकिन अद्राक्ष ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, कुछ भी मत कहिए, मुझे अच्छे से पता है आप कैसी माँ है। नाज बिल्कुल चुप रह गई। इधर कपकेक अपने भाई की गोद में काफी खुश लग रहा था। अदांशी नाज की तरफ घूरते हुए बोली, बड़ी मॉम, क्या आपने मेरे लंच बॉक्स में कपकेक पैक किया है? उसकी आवाज से फिर नाज ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ बेबी, मैंने तुम्हारा फेवरेट कपकेक पैक कर दिया है। अदांशी कपकेक के पास आए और उसके छोटे से हाथों को किस करते हुए बोली, आई विश मैं अपने इस बड़े से कपकेक को भी स्कूल लेकर जा पाती। मैं वहां इससे सबसे मिलाती और बहुत एंजॉय करती। अदांशी को देखकर कपकेक खिलखिलाने लगा। नाज ने प्यार से कहा, बस कुछ साल और उसके बाद ये जरूर तुम सबके साथ स्कूल जाएगा। तभी वहां पर इबादत ने आते हुए कहा, तुम्हारे डैड के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो वो कब का यहाँ आ चुके होते। चुपचाप बड़े भाई के साथ स्कूल जाओ। उसके डांटने से अदांशी चौंक गई। तो नाज ने कहा, इबादत, तुम उसको डांट क्यों रही हो? अगर दर्श ने प्रॉमिस किया है तो वो जरूर आएगा। लेकिन इबादत ने परेशान होकर कहा, पिछले एक हफ्ते से वो ठीक से घर नहीं आया। उसकी रात कहाँ होती है, सुबह कहाँ होती है, कुछ पता नहीं होता, और ये अपने डैड के भरोसे पर स्कूल जा रही है। इस तरह तो इसकी पढ़ाई हो चुकी। अब नाज ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, दक्ष भी पिछले एक हफ्ते से ठीक से घर नहीं आए। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तभी वहां पर अंतरा, ध्रुवी और अद्विका तीनों आए। अंतरा ने उन सब की बात को सुनते हुए कहा, यहाँ तक कि दानिश भी तो एक हफ्ते से घर नहीं आए हैं। जहां तक मुझे पता है आरव और जीजू भी ठीक से घर नहीं आ रहे हैं। अब वो सभी लेडीज एक दूसरे को देखने लगी। इबादत ने कंफ्यूजन में कहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों घर नहीं आ रहे हैं?
इससे पहले भी तो ऑफिस में काम करते थे पर ऐसा कभी नहीं करते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये हम सबको इग्नोर कर रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। तभी ध्रुवी ने कहा, हाँ लेकिन उससे पहले बच्चों को यहाँ से भेज देते हैं। वो अदांशी के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बेबी आपके डैडी को इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए वो अभी यहाँ नहीं आए, पर वो जल्दी आपको ड्रॉप करेंगे। अभी के लिए बड़ी मॉम की बात मानकर भाई के साथ जाओ। अदांशी ने आखिर में अपना सिर झुका लिया और गुस्से से बोली, आई हेट यू डैडी, आपने प्रॉमिस तोड़ा। वो दौड़ते हुए बाहर निकल गई। तो अंतरा ने कहा, अद्राक्ष बेटा उसे संभाल लेना। अद्राक्ष ने कपकेक को उनको देते हुए कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगा तो उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। सभी मुस्कुराए, लेकिन कपकेक अंतरा की गोद में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अद्राक्ष के सीने से लिपटा हुआ था। ये देखकर सब हंसने लगे। नाज ने कहा, बस इसका भाई मिल जाए फिर ये किसी को कुछ भी नहीं समझता। अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, एग्जैक्टली रात को कैसे मेरी कहानी सुनकर मुझे चिपक जाता है, पर जब भी अपने भाई को देखता है हमें भूल जाता है। कपकेक अद्राक्ष के मुंह को भरना शुरू किया। तो अद्विका ने हंसते हुए कहा, अद्राक्ष इसे तुम जल्दी से दे दो वरना ये तुम्हें खा जाएगा। सब और भी ज्यादा हंसने लगे। तो अद्राक्ष ने कहा, इट्स ओके, ये मेरा भाई है, ये जो मर्जी आए वो कर सकता है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर अब स्माइल आ गई। तभी जबरदस्ती अंतरा ने कपकेक को गोद में ले लिया। अद्राक्ष वहां से जाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आऊंगा। वो बैग लेकर वहां से निकल गया। इधर कपकेक जोर से रोने लगा। नाज ने उसे गोद में लेते हुए कहा, इसे मैं दूध पिलाकर ही शांत करवा सकती हूँ, वरना ये रोकर पूरा घर सर पर उठा लेगा। इसके बाद वो सभी सोफे पर बैठ गई। नाज कपकेक को सीने से लगाकर फीडिंग करवाने लगी। दूध पाते ही कपकेक चुप हो गया। लेकिन तभी अद्विका ने कहा, अब हमें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। हम ऐसे अपने अपने पतियों की इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका कोई हक नहीं बनता हमें इग्नोर करने का। वो खुद को समझते क्या है, हम उनके बारे में दिन रात सोचते हैं और वो है कि हमें इग्नोर करते रहते हैं। अंतरा ने भी मुंह बनाकर कहा, हाँ अद्विका बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो दानिश को खुद ही अब इग्नोर करूंगी। पर तभी ध्रुवी ने कहा, इग्नोर करने के लिए हमारे पतियों का घर आना भी तो जरूरी है। वो तो पिछले एक हफ्ते से ठीक से घर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि ध्रुव तो मेरा ठीक से फोन भी नहीं उठाते। पता नहीं कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। तभी इबादत ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मेरे पास उन्हें घर बुलाने के लिए एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है। अब सब उसकी तरफ देखने लगे। नाज ने कहा, कैसा आइडिया, जल्दी बताओ। इबादत ने उन सब से कुछ बताना शुरू किया, जिसे सुनकर उन सब की आंखें बड़ी हो गई। तभी अंतरा ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, ये आइडिया मुझे डरा रहा है। दानिश तो मेरी जान ही ले लेंगे अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने ड्रामा किया था। इबादत ने मुंह बनाकर कहा, आप इतनी उम्र तक उनके साथ हैं, अभी तक उनसे इतना डरती क्यों है? हमें देखिए, हम तो नहीं डरते। वो बाकी सबको देखने लगी तो बाकी सबका भी मुंह बना हुआ था। इबादत हैरान होकर बोली, ओ गॉड, इसका मतलब आप सब भी इस आइडिया को सुनकर डर रहे हो। नाज ने हिचकिचाते हुए कहा, बात यह है कि तुम दर्श से बड़ी हो, दर्श तुम्हारे आगे बहुत छोटा है, तो तुम्हें एक तरह से दर्श से इतना डर नहीं लगता। पर हमारे पतियों की कंडीशन थोड़ी अलग है। मैं तो दक्ष की एक डांट से डर जाती हूँ। तभी ध्रुवी ने कहा, वैसे तो ध्रुव ने कभी मुझ पर आवाज ऊंची नहीं की है, पर वो जब नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर मुझे बहुत रोना आता है। अद्विका ने मुंह बनाकर कहा, मेरी और आरव की तो हर दूसरे दिन लड़ाई होती रहती है। हम तो स्कूल से ही लड़ते आ रहे हैं, इसलिए शादी के बाद लड़ना तो नॉर्मल सी बात है। पर जब मैं आरव को सीरियस गुस्सा दिला देती हूँ तो वो बहुत भड़क जाता है, फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा प्रैंक कर पाऊंगी। अब वो उन सबको देखने लगी। आखिर में गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, मैं समझ गई कि यहाँ सब अपने अपने पति से डरते हैं, पर मुझे मेरे पति का कोई डर नहीं है। मुझे लगता है कि अगर अपने पति को हमारी फिक्र करवानी है तो हमें ये प्रैंक करना चाहिए। पर आप सब तो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। तभी अंतरा ने एकदम से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इतना भी नहीं डरती, मैं तैयार हूँ। दानिश ने एक हफ्तों से मुझे बहुत इग्नोर किया है, अब मैं उन्हें अच्छे से बताऊंगी। तभी ध्रुवी ने भी कहा, हाँ मैं भी इतना नहीं डरती, मैं भी इबादत के आइडिया से एग्री हूँ। आखिर में अद्विका ने कहा, ओके फाइन, मैं भी तैयार हूँ। वैसे भी स्कूल टाइम है, मैं उसके साथ बहुत प्रैंक करती थी, फिर से प्रैंक करूंगी। लेकिन नाज अभी भी चुप थी। अब सब नाज को देखने लगे। नाज ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं भी तैयार हो सकती हूँ, पर दक्ष ऑलरेडी मुझसे नाराज है। वो तो पहले से ही मुझे इग्नोर कर रहे थे और अब अगर मैंने ऐसा झूठ बोल दिया तो कहीं वो मुझे और भी ज्यादा नाराज ना हो जाए। इबादत ने नाज के हाथ को पकड़कर कहा, आप इतना डरिए मत, वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। जब उन्हें आपके बारे में पता चलेगा तो वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, फिर आप उनसे उनकी इग्नोरेंस का बदला ले लीजिएगा। आखिर में नाज ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैं भी तैयार हूँ। अब सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। इबादत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो अब हमारा मिशन शुरू होता है। हम अपने पतियों को उनके इग्नोरेंस की सजा देंगे। क्या सभी लेडीज तैयार है?
सभी ने एक एक करके इबादत के हाथों पर हाथ रख दिया और एक साथ बोली, हम तैयार है। इधर दूसरी तरफ ग्रोवर पैलेस में इस वक्त कपिल के जोर जोर से रोने की आवाज पूरे लिविंग एरिया में गूंज रही थी। तभी वहां पर अधिवीर आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे तो तुम ठीक से ऑफिस के लिए भी रेडी नहीं होने देते। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कपिल ने तुरंत अपनी छोटी सी उंगली को दूसरी तरफ पॉइंट कर दिया। अधिवीर ने जब उस तरफ देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बोला, तुम अपनी मॉम को क्यों पॉइंट कर रहे हो? तुम इसे चुप क्यों नहीं करवा रही हो? अधिरा जो सोफे पर बैठकर इस वक्त चॉकलेट खा रही थी, वो अपनी आंखें छोटी करके बोली, जब देखो तब रोता रहता है। मैं इसकी कोई नौकर नहीं हूँ जो हमेशा चुप कराती रहूंगी। तुम इसके बाप हो, तुम इसे ऑफिस लेकर जाओ, ये शांत हो जाएगा। अधिवीर ने चिढ़कर कहा, डैड कहाँ है डैड, आपका पोता रो रहा है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अधिरा ने कहा, बेचारे डैड ही इसे संभालते हैं, लापरवाह तो तुम हो, जब देखो तब ऑफिस में बिजी रहते हो। तुम्हें तो मेरे लिए भी टाइम नहीं मिलता। बेचारे डैड को मैंने आज छुट्टी दे दिया। कितनी रातों से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं क्योंकि वो अपने शैतान पोते को जब देखो तब संभालते रहते हैं। लेकिन तभी कपिल और भी ज्यादा रोने लगा। अधिवीर आगे बढ़ाकर उसे गोद में उठाते हुए बोला, शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? एक बार फिर से कपिल ने अधिरा की तरफ अपने उंगली को पॉइंट कर दिया। अधिवीर ने ना समझी में कहा, ये बार बार तुम्हारी तरफ पॉइंट क्यों कर रहा है? ये कहते हुए वो पास खड़ी एक मेड की तरफ घूरते हुए बोला, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ था? मेरा बेटा ऐसे पागलों की तरह क्यों रो रहा है? मेड ने जल्दी से सिर झुकाते हुए कहा, छोटे बाबा चॉकलेट खा रहे थे, पर बड़ी मैडम ने उनसे चॉकलेट छीन ली और खुद खाने लगी, इसलिए वो रोने लगे। अब अधिवीर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वही अधिरा अपने दांत दिखाने लगी।